आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, अब जबकि आसाराम जोधपुर पुलिस की कस्टडी में है, एक दिन की रिमांड में, क्या अब आसाराम के सारे आश्रमों की सारे के सारे काले कारनामों की जांच नहीं होनी चाहिए? शक्ति सिंह गोहिल, ब्रेक से पहले आप बीजेपी को घेर रहे थे, लेकिन सवाल कांग्रेस को भी देने पड़ेंगे, राजस्थान सरकार को भी देने पड़ेंगे, जोधपुर पुलिस को भी देने पड़ेंगे। 11 दिन तक सम्मान के साथ आसाराम का इंतजार किया समन देने के बाद जोधपुर पुलिस ने। अगर कोई आम आदमी होता तो उठाकर कब का उसे ले गए होते। आपको नहीं लगता कोताही वहां से भी हुई है? देखिए मानक जी, 0 नंबर से एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई 21 तारीख को। एफआईआर ट्रांसफर होके जोधपुर आई, तब तक अक्यूज्ड राजस्थान छोड़ के मध्य प्रदेश चले गए थे जहां बीजेपी रूल गवर्नमेंट है, वहां से गुजरात, गुजरात से मध्य प्रदेश। जब समन्स लेके जोधपुर की पुलिस गई, मध्य प्रदेश की पुलिस साथ में थी। 6.5 घंटे अपने कोई फेडरल स्टेट में जीते, अपने कोई दूसरा देश नहीं था मध्य प्रदेश। मैं ये कह रहा हूं कि समन की जरूरत ही नहीं थी इसमें। गोयल साहब, इस केस में समन की जरूरत ही नहीं थी। इतना गंभीर आरोप है, नाबालिग लड़की के साथ नॉन अवेलेबल धाराएं हैं, बहुत ही संगीन आरोप है। सीधा का सीधा जाके अरेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए थी। जो कल देर रात ड्रामा हुआ वो कुछ दिन पहले भी हो सकता था। गोयल साहब, मानक जी आप एक बात समझिए, पहले दिन से अशोक गहलोत जी का स्टैंड, और एक बंदा कोई कह दे कि इसमें पॉलिटिकल इंटरफियरेंस हमारा कुछ भी इतना सा भी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इज द बेस्ट जज टू डिसाइड, हो सकता है। चलिए, आज भी लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए जो स्टेप लेना होगा उन्होंने लिया होगा। पर मैं आपको 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जरूर सभी फाइलें खुलनी चाहिए, पर हालत क्या है मैं मानता हूं कहीं कहीं कांग्रेस रूल भी गवर्नमेंट होगी। ऐसे एक्यूज जो पावरफुल होते हैं वो क्या करते हैं। गुजरात में एक कमीशन बना जिसकी गोयल साहब एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद और डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन सी पार्टियां, कौन कौन सी सरकारें जिम्मेदार हैं आसाराम के इतने बड़े साम्राज्य को पनपने देने में, फलने फूलने में मदद करने के लिए। कल देर रात से शुरू हुई आसाराम की अरेस्ट यात्रा जोधपुर जाकर खत्म हो चुकी है। आसाराम जोधपुर पुलिस की गिरफ्त में है, उनसे पूछताछ चल रही है, जबकि देश के कई हिस्सों से आसाराम के समर्थकों के हुड़दंग की खबरें आ रही हैं। भोपाल, पटना और दिल्ली की 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये देखिए। हर जगह आसाराम के समर्थकों ने प्रोटेस्ट किया है, विरोध किया है। कई जगह शांतिपूर्वक विरोध किया है, लेकिन कई जगह हुड़दंग भी किया है। और ये भी बता दें, कहीं कहीं आसाराम को सख्त सजा देने की मांग पर भी लोग सड़कों पर उतरे हैं। देख सकते हैं पटना में तो आसाराम के पुतले जलाए गए। ये आसाराम के समर्थक हैं जो कभी कभी गुंडागर्दी पर भी उतर आते हैं। मीडिया के साथ पिछले 3 दिनों में 2 बार मारपीट हुई है। कल भी कितनी मुश्किल से, आपको पता ही होगा, जोधपुर पुलिस और इंदौर पुलिस ने आसाराम के 2 से 3 हजार समर्थकों को, भक्तों को किनारे करके आसाराम की गिरफ्तारी को संभव किया। आरती जी, आपके पास आ रहा हूं। अब जबकि आसाराम की गिरफ्तारी हो गई, उनसे पूछताछ चल रही है, कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, वो बढ़ेगी, जो होगा वो होगा। आरती जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है आज, और इससे पहले भी, चाहे वो दिल्ली गैंगरेप का मामला हो या मुंबई का हो, आपने बहुत क्लियरली अपने विचार रखे हैं आरती जी, और मैं इज्जत करता हूं आपके विचारों की, आपकी। लेकिन ये बताइए, उमा भारती, कैलाश विजयवर्गीय, वो विधायक इंदौर के जो आसाराम से मिलने गए थे जब पुलिस बाहर समन लेकर इंतजार कर रही थी, और प्रभात झा जो खुलेआम सपोर्ट कर रहे थे, आसाराम का बचाव कर रहे थे, कह रहे थे कांग्रेस की साजिश है, आज क्या इन चारों को देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए? मानक जी, सबसे पहले आप बात सुनिए, दोनों तरफ के पक्ष जरूर आने चाहिए। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता शक्ति जी जो कह रहे थे वो, आरती जी उस पर भी आ जाएंगे, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना आरती जी। सबसे पहले आरती जी उस पर भी आ जाऊंगा। 1 मिनट, नहीं 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 72 घंटे जब एफआईआर हुई, उसके बाद कांग्रेस। आरती जी वो बात सही है, वो साबित हो चुकी है, उसे कोई डिनाई नहीं कर सकता, हम लगातार बता रहे हैं वो बात। आरती जी आप फिर से रिपीट कर रही हैं, मैं बार बार वही बात कह रहा हूं, उसमें कोई नई बात नहीं है। आरती जी देखिए, आरती जी रिपीट नहीं कर रही हूँ। आरती जी पूरा देश जानता है वो बात। कहने लगे कि जब एफआईआर हुई तो आप ये बीजेपी है। मध्य प्रदेश, मानक जी आपके सवाल का जवाब नहीं देगी, बाकी दुनिया भर की बातें करेगी। आरती जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या उन चारों को माफी नहीं मांगनी? क्यों नहीं करूंगी? हाँ मानक जी, दूसरी बात, आप पहले माफी मांगिए जिनके क्षेत्र में जो अशोक गहलोत जी हैं,
जिन्होंने 30 तारीख तक का बड़ा टाइम दे दिया, जिन्हें गिरफ्तार करना चाहिए था, जिन्हें उन्हें लेके आना चाहिए था, जिन्होंने समय दिया, आप पहले उनसे माफी मंगवाइए देश को। जब देश का कानून कहता है, उसी समय बॉम्बे में भी इनके सरकार है, अगर रातों रात पकड़ लिए जाते हैं चारों के चारों जो रेप करते हैं एक जर्नलिस्ट के साथ, तो आसाराम को क्यों 30 तारीख तक का टाइम दिया? पहले माफी मंगाए अशोक गहलोत से, जो मुख्य आरती जी थोड़ी देर पहले आपने बहुत अच्छी बात कही थी। आरती जी थोड़ी देर पहले आपने बहुत अच्छी बात कही थी, मैं उसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन अब आप पीछे जा रही हैं, आप यू टर्न ले रही हैं, एक तरह से आप उन चारों का बचाव कर रही हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। एक सेकंड आरती जी एक सेकंड रुक जाइए। आप आरती जी एक सेकंड रुक जाइए, आपके पास आता हूं मैं, एक सेकंड रुक जाइए। टीना शर्मा, आपको भी लगता है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, अब इनके पास कहने के लिए इस मामले में कुछ है नहीं कि बचाव क्यों गया आसाराम का? देखिए, आसाराम जी को जो 10 दिन का समय मिला है, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मिली हुई थी, दोनों सरकारें मिली थी, इसलिए इतना समय मिला। पहली बात। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, आरती जी सम्माननीय हैं और बहुत अच्छे नोट पे उन्होंने बात की, पर जहां पर आपने प्रश्न किया, आप ये प्रश्न चाहे कांग्रेस से करें या बीजेपी से करें, वो एक दूसरे की गलतियां गिनाने लगते हैं। अब इनको ये समझ लेना चाहिए कि इन चीजों से आप देश को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप एक दूसरे को टाल तो सकते हैं, पर देश को बेवकूफ नहीं बना सकते। अब इसमें मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि जब स्मृति ईरानी जी राज्यसभा में खड़ी होती हैं और मुंबई गैंग रेप होता है और वो कहती है कि क्वेश्चन आवर को सस्पेंड कीजिए और रेप पे बात कीजिए, तो उधर से कांग्रेस कहती है कि मध्य प्रदेश के रेप पे बात कीजिए। तो ये समझना हम चाहते हैं कि क्या आप कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही ये हमारा देश चलता रहेगा कि कभी इस पाले में गिरे और कभी उस पाले में करे, और इस दयनीय स्थिति में क्या इस देश को हम रखेंगे? क्या हम सीधा सा जवाब नहीं? देखिए आरती जी, मेरा बहुत सीधा सा सवाल है आपसे, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप मेरी बड़ी बहन की तरह हैं और आप खुद एक महिला हैं और आपने बहुत अच्छा काम किया है एज अ मेयर रहते हुए दिल्ली का। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि देखिए, जब आपके नेता कुछ प्रश्न ऐसा बोल देते हैं या कुछ ऐसा आके बोल देते हैं जो आपकी पार्टी को सूट नहीं करता है, तो आप कहते हैं उनके निजी विचार है। आप जब वो आपको सूट करता है तो आप कहते हैं वो हमारी तरफ से बोल रहे हैं, हम उनका साथ दे रहे हैं, और ये कांग्रेस का भी यही हाल है। मतलब इसमें दोनों पार्टियां बराबर है। पर क्या आप कभी उनको अपने एक्शन में डिसोन करते हैं कि इन 4 लोगों को हम अपनी पार्टी से अलग कर रहे हैं या कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर रहे हैं या इन लोगों को माफी मांगनी पड़ेगी देश से? क्या ऐसा कभी हुआ है? और ऐसा नहीं हुआ है तो कब होगा? इसका जवाब देश चाहता है आपसे। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि इतना बोलने से कि उनके निजी विचार हो सकते हैं, आप एक ऑपोजिशन की लार्जेस्ट पार्टी है इस देश की, आपकी जवाबदारी बनती है, क्या आप बच सकती हैं और क्या कांग्रेस बच सकती है? इन दोनों बातों के अगर आप जवाब दे दें तो मैं ये समझूंगी कि आप भी मतलब वोट बैंक की राजनीति ना करके कहीं एथिक्स की राजनीति आप लोग कर रहे हैं। और अगर एथिक्स की राजनीति आप नहीं कर रहे हैं तो इस देश में राज करने का आपको कोई हक नहीं है, दोनों पार्टीज को। आरती जी एक सेकंड, राजीव जी एक सेकंड, आपके पास आ रहा हूं। आरती जी, इस देश में है तो वही राज करेगा जिसे लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुना जाएगा। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था से देखिए कोई नहीं चुन के आता, ये आप जानती हैं। ये आप जानती हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से कोई चुन के आ ही नहीं सकता। संज्ञा राक्षस तक की संज्ञा जो है वो अगर दी है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, ऐसी बात नहीं है। हमने अपना स्टैंड बहुत क्लियर उसके साथ ये भी कहा है कि इसके साथ जुड़ने से पार्टी की छवि खराब होती है। आप पूरा ट्वीट बोलिए आरती जी, आप पूरा फैक्ट बोलिए, मैं आपको ट्वीट बताती हूँ उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है पहले दिन कहाँ थे? सुनिए गोहिल जी, गोहिल जी, मैं पूरा ट्वीट बिल्कुल उसी लाइन में बोलूंगी जैसा उन्होंने बोला है। वो ट्वीट मैंने पढ़ा है। इसके साथ जुड़ने से मोदी जी कहते हैं इस सब्जेक्ट के साथ जुड़ने से हमारी पार्टी की छवि खराब होती है। मतलब आप एथिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ छवि खराब होती है वहाँ आप अलग हो जाते हैं। आरती जी बोलिए। हाँ जी, मैं बिल्कुल मोदी जी ने बिल्कुल क्लियर कहा है और मैं पूरी तरह से, मेरा ऐसा मानना है कि संत जो अपने आप को संत कहलाते हैं, जिनके पास लाखों करोड़ों लोग पहुंचते हैं अपने कहीं ना कहीं सुकून के लिए, शांति के लिए, धर्म की आड़ में अगर गलत कुछ होगा, और जहां तक मानव जी आप कह रहे हैं कि इनकी सारी प्रॉपर्टीज खुलनी चाहिए या नहीं, तो मेरा मानना है बिल्कुल खुलनी चाहिए। न सिर्फ इनकी, हर धर्मगुरु की, हर ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक से ओरिएंटेड है, वो चाहे नेता हो। आरती जी आपने एक सेकंड, आरती जी आपने एक और बहुत अच्छी बात कही है। आरती जी आपने फिर से एक बहुत अच्छी बात कही है।
लेकिन ऐसा लगता है कि ये बात भी आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में कह रही हैं, आपकी पार्टी की तरफ से खुलकर ये बात कोई कहता नहीं है। राजीव जी आपके पास आ रहा हूं। राजीव जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बयान सबसे पहले उमा भारती के और कैलाश विजयवर्गीय के आए और डिफरेंट चैनल्स पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को हम लोगों ने देखा और सुना, वो निश्चित तौर पर वो शर्मनाक दौर है। और आज नरेंद्र मोदी के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि उसने इसका विरोध किया। मैं समझता हूं जो पूरे देश में एक आक्रोश है जनता के अंदर, जो इस पूरे प्रकरण को लेकर के नाराजगी और गहरा आक्रोश है, ये कहीं न कहीं उसके आधार पर नरेंद्र मोदी ने ध्यान मोड़ने की कोशिश की है। नहीं तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य उनके सुरक्षित पनाहगाह हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जो आसाराम बापू के रिश्ते हैं, वो जांच का विषय है और इसको भी संज्ञान में लेकर के आगे की बातें आरती मेहरा जी को कहनी चाहिए। राजीव अगर जी, नरेंद्र मोदी ने सही किया तो राजीव जी, कांग्रेस की राजस्थान सरकार जोधपुर पुलिस के रवैये पर भी कुछ कह दीजिए। 11 दिन लगा दिए अरेस्ट करने में, और आसाराम बापू का जो साम्राज्य के बना है वो जानते हैं किन किन राज्यों में वहां कांग्रेस की सरकारें भी रही हैं। मानक जी, मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ शुरू में ही कहा कि तमाम सरकारें इसमें दोषी हैं जहां भी इनका ऑपरेशन चला है, और जिस तरह से उनको एक सामान्य व्यक्ति के मुकाबले ज्यादा तरजीह दे करके रेप या जो सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में एक आम आदमी के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई पुलिस कर सकती थी, काफी वक्त दे करके कहीं ना कहीं ये जरूर साबित करने की कोशिश की गई है कि कानून के काम करने का तरीका ऐसे विशेष मामलों में दो तरीके का हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। इससे उभरने की जरूरत है। ये पूरे सिस्टम के लिए चुनौती है और ऐसे संतों के कारण पूरे समाज में आस्था जो डगमगाया है, गोयल साहब, एक खतरनाक बात है। ठीक है गोयल साहब कुछ कहना चाह रहे थे? इनका पर्दाफाश हो, बेनकाब हो। गोयल साहब, मैं मानक जी, मैं इतना ही कहना चाहता था कि जैसे बीजेपी का स्टडी कुछ भी होता है तुरंत रिएक्शन आता है। मोदी जी 3 दिन तक वेट नहीं करते, घटना घटते ही उनका ट्वीट आता है। पहले आसाराम की वोट बैंक का फायदा लेना था, 3 दिन के बाद थैंक्स टू मीडिया ये देश में माहौल बना ऐसा कि उनको लगा कि आसाराम की वोट बैंक से ज्यादा हमें नुकसान देश की वोट बैंक में हो जाएगा। तब जाके 3 दिन के बाद उन्होंने कहा। गुजरात में गहलोत साहब भी हाथ जोड़ रहे थे। गोयल साहब गहलोत साहब भी हाथ जोड़ रहे थे। गहलोत साहब से लगातार सवाल पूछा जा रहा था अरेस्ट कब होंगे, वो हाथ जोड़ के निकल गए और 11 दिन लगे गिरफ्तार होने में। उन्होंने क्या कहा था कि मैं इसमें इंटरफियर नहीं करूंगा और कोई एक जगह ऐसी दिखा दे। और पत्रकारों पे हमला हुआ, गुजरात में हमला हुआ था, कौन सी सेक्शन लगी, किसको अरेस्ट किया? राजस्थान की सरकार थी, पत्रकारों पे हमला हुआ, 307 लगाई है, सभी को कल अरेस्ट किया गया। गुजरात में एक महिला पत्रकार के ऊपर इसी आसाराम के लोगों ने कितनी बेइज्जती से उसके ऊपर हमला किया था। वो चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। गोयल साहब एक ब्रेक ले रहे हैं, मुझे छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, अब जबकि आसाराम जोधपुर पुलिस की गिरफ्त में है, सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। क्या उन नेताओं को जवाब नहीं देना चाहिए जो आसाराम का बचाव कर रहे थे? और साथ ही साथ जोधपुर पुलिस को भी जवाब देना पड़ेगा कि गिरफ्तारी में 11 दिन का समय कैसे लग गया। सबसे बड़ा सवाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आसाराम, झांसाराम, तमाशाराम, कुछ भी कह लीजिए, जोधपुर पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस पूछताछ कर रही है। 1 दिन की पुलिस रिमांड में अब रहना पड़ेगा, उसके बाद शायद जेल भी जाना पड़ेगा आसाराम को। ऐसे में हम ये कह रहे हैं, क्या देश की जनता को अब सबक नहीं ले लेना चाहिए? ये जितने भी दाढ़ी वाले बाबा धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, इनके झांसे में आने के बजाय इनसे बचकर नहीं रहना चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे गोयल साहब आप इस पर? क्योंकि ये तो एक ही मामला है, शायद ऐसे बहुत सारे बाबा हैं जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं लगातार। देखिए, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, और मैं भी एक हिंदू हूं, मैं मानता हूं कि ये सबसे पहले ये सोचना होगा हम ही लोगों को, और इस मजहब को लेके जो चलने वाले लोग हैं उनको भी बड़ी जिम्मेवारी उन लोगों पे होती है जो बड़ा नाम का लेके चलते हैं। भगवान के नाम से जब आप दुकान खोलते हो और इस तरह का काम होता है, मैं मानता हूं हिंदू धर्म की सबसे बड़ी बदनामी इसी से होती है। ऐसे जो भी ढोंगी लोग हैं, ऐसा जो भी करते हैं, ये सबसे पहला हमारा ही काम होना चाहिए कि इसको बाहर फेंके। साधु संतों से भी मैं विनती, जो सच्चे साधु संत हैं उनसे मैं विनती करना चाहूंगा कि आपकी भी जिम्मेवारी है कि इसमें
आप आगे आए और ऐसे लोगों को मीडिया तो आवाम के लगातार सामने एक्सपोज नंगा करता करना रहेगा है। ऐसे लोगों को। बिल्कुल। क्या आरती जी, ये कोई सिखाता कमेंट है? आपका? आरती जी। बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इतने लोग, मेरे देश के लोग सरल हैं, भोले भाले हैं, वो इनकी बातों में आ जाते हैं। तो इनको भी ये देखना, इनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग इनके पास आ रहे हैं उनके प्रति संवेदनशील होते हुए और सच्चे होते हुए, एक वो आते हैं सुनने के लिए, इनसे कथा सुनने आते हैं, इनसे कुछ धर्म जानने आते हैं, तो इनको सच्चाई से करना चाहिए जिससे धर्म की आस्था बनी रहे और हिंदू धर्म के प्रति अपना पूरा सम्मान बना रहे। आज कितनों का किस तरीके से उद्वेलित होंगे मन, और मन में कितनी शंकाएं जागृत होंगी बहुत से बापू आसाराम के खुद के भक्तों के मन में कि ये क्या उन्होंने किया है या बिल्कुल नहीं सही किया बात है। है। अगर किया है तो कितना घिनौना है, कितना गलत है। तो इस सब बिल्कुल सही बातों बात के लिए है। बहुत नहीं, जरूरी बिल्कुल सही बात है और होना भी इस चाहिए। बात का उनके जितने भी बीड़ा भक्त उठाया हैं जो कि आंख बंद करके उन पे विश्वास करते थे, अब उनकी आंखें भी खुलनी चाहिए। राजीव जी जल्दी से, बस 20 सेकंड है मेरे पास। राजीव जी, कमेंट आपसे इसलिए क्योंकि जेडीयू ने सबसे पहले आसाराम के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला। देखिए ढोंग और पाखंड के खिलाफ एक संगठित लड़ाई की जरूरत है। दाभोलकर जैसे समाज सुधारकों की हत्या हुई है और पूरे देश में जो अंधश्रद्धा और अंधविश्वास के जरिए राजनीतिक दलों को भी समझना होगा कि ऐसे पाखंडी और ढोंगी लोगों के बल पर जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात इससे कह रहे हैं बचें, इसलिए कि इससे कहीं बहुत बढ़िया बात आस्था कह रहे हैं। खंडित हो रही है और लोगों का भरोसा टूट रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और ये आरोप टीना शर्मा, कोई कमेंट? सारी पार्टियों पर लग सकते हैं? बिल्कुल कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो शायद सारी इसका पार्टियों इस्तेमाल पे नहीं लग करती। सकते हैं। और मैं कहती हूँ कि देखिए, एक तो पाखंड का वो ढोंग कर रहे हैं और लोगों को पागल बना रहे हैं, ऊपर से पॉलिटिकल पार्टियों का संरक्षण, ये कितना खतरनाक है। इसका एक एक ही एग्जांपल है हमारे पास आसाराम बापू। मतलब ये बहुत खतरनाक स्थिति है हमारे देश के लिए। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियों को अब ऐसे चीजों से पल्ला झाड़ना चाहिए अगर वो और एक्सपोज नहीं होना चाहते। लेकिन जिम्मेदारी फिर भी आप लोगों पर ही है, देश की आम जनता पर। ऐसे बाबाओं के झांसे में बिल्कुल ना आए, आंख बंद करके कभी विश्वास ना करें।